सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय साक्षर नियम के लेक्चर सीरीज का 24th लेक्चर है। 23 लेक्चर इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर अभी अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की प्लेलिस्ट दे दूंगा और आप उन वीडियोस को जरूर देखना। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्शन 39 से लेके 45 तक के जो प्रोविजंस हैं भारतीय साक्षर नियम के, वो हमने कवर करने हैं। एक्सपर्ट के ओपिनियन या ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी कब रेलिवेंट होते हैं, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए एक्सपर्ट ओपिनियन की या रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन की या रेलिवेंसी ऑफ थर्ड पर्सन ओपिनियन की, तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 39 टू 45 है जो डील करता है। एक केस हुआ था मुबारक अली केस। इस मुबारक अली केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि इन्फ्रेंसेस आर फॉर जूरी एंड विटनेसेस मस्ट कन्फाइन देमसेल्व्स ऑफ फैक्ट्स। अर्थात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाहते थे कि जो इन्फ्रेंसेस हैं वो केवल जूरी के लिए हैं, वो केवल जजेस के लिए हैं। जजेस ही ओपिनियन दे सकते हैं, जजेस ही अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। और जब बात आती है विटनेसेस की, दे मस्ट कन्फाइन देमसेल्व्स ऑफ द फैक्ट्स। उनको अपने आप को फैक्ट्स तक सीमित रखना पड़ेगा, वो अपना ओपिनियन देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये जनरल रूल है, लेकिन इस जनरल रूल की जो एक्सेप्शंस है वो सेक्शन 39 से 45 तक दिया हुआ है। 39 से 45 तक जो सेक्शंस है उसमें जो थर्ड पर्सन है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, उसका ओपिनियन जो है वो वैलिड होगा। अर्थात इन जनरल रूल इज दैट कि it is for the judges to give the opinion, and the witnesses they must confine themselves to only whatever they have seen, whatever they have heard, whatever they have perceived from their senses. जो जिसने देखा वो कोर्ट में आके बताए, जिसने सुना वो कोर्ट में आके बताए। कोर्ट में आकर कोई ओपिनियन देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारा जो भारतीय साक्षर नियम का सेक्शन 39 से 45 तक के प्रोविजंस है, ये थर्ड पार्टी के एक्सपर्ट के ओपिनियन को रेलिवेंट कर देते हैं। व्हाट इज ओपिनियन? ओपिनियन क्या होता है? तो बेसिकली ओपिनियन इज समथिंग मोर देन अ मेयर गॉसिप और ऑफ हियरसे। ओपिनियन जो मेयर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, नॉर्मली गॉसिपिंग करते हैं, उससे बढ़कर है। मेयरली जो हियर से बातें, सुनी सुनाई बातें होती हैं, उससे बढ़कर है। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक केस चला हुआ है कि क्या एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो किसी पर्टिकुलर पॉइजन से हुई है कि नहीं हुई है। कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि जो पॉइजन ए अपने घर में लेकर आया था, जो घर के ए के घर में पॉइजन पड़ा हुआ है, क्या उसी पॉइजन से बी की डेथ हुई है? ए और बी के बीच लड़ाई हुई थी 2-4 दिन पहले और ये बोला जा रहा है कि ए ने बी को जहर दे दिया, उसके घर में जो जहर मिला क्या उससे डेथ हुई है? ऐसा एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कोर्ट के सामने। आई एम सॉरी, कोर्ट के सामने ऐसा ही क्वेश्चन राइज हुआ है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और व्यक्ति आके सुनी सुनाई बातें बता रहा है कि हाँ ये बात तो डी भी बोल रहा था कि ए ने ही जहर दिया हुआ है। हाँ ये बात तो एम भी बोल रहा था कि मैंने देखा था, ए बोल रहा था कि वो जहर देखा देगा उस व्यक्ति को। मतलब एक सुनी सुनाई बातें, और उस सुनी सुनाई बातों को देखकर एक व्यक्ति आ जाता है कोर्ट में और बोलता है जी मेरा ये ओपिनियन है कि इसने जहर दिया। जो जिस पर्टिकुलर पर्सन को बोला जा रहा है उसने जहर दिया। इट इज नॉट द एक्सपर्ट ओपिनियन विच वी आर डीलिंग विद दिस इन दीज सेक्शंस। ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। लेकिन वहीं पे एक मेडिकल प्रोफेशनल आता है, एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आके सारे सर्कमस्टेंसेस देखता है, वो सारी रिपोर्ट्स देखता है, वो सारे जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, सारे करता है। उसके बाद कंक्लूजन पे ड्रॉ करता है कि जो पॉइजन है उसके और जो पॉइजन खाया गया है उसमें सेम सिमिलरिटी है या डिफरेंस है। जो भी वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, इट इज नाउ द ओपिनियन। ओपिनियन इज मोर देन mere hearsay. Whatever you hear some from somewhere and you come before court and give your opinion, it is not the expert opinion that we are dealing with here. It is just hearsay evidence.
ओपिनियन इज मोर देन दिस, ओपिनियन इससे ज्यादा बढ़कर ओपिनियन होता है। नाउ सेक्शन 39 जो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की, तो सेक्शन 39 पढ़ लेते हैं अभी कि एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 39 बोलता क्या है। एक बार नोट्स में चलते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। 39 सेक्शन क्या बोलता है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एनी अदर फील्ड और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग or finger impression. The opinion of person specially skilled in such foreign law, science, art, or any other field, or in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant fact and such persons are called the experts. तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया कि जब भी कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करना हो फॉरेन लॉ के ऊपर कि किसी कंट्री में कोई लॉ है या नहीं है, कोई कंट्री में फॉरेन लॉ मतलब जो इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में लॉ विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, वो लॉ कौन सा लॉ है उसके ऊपर ओपिनियन फ्रेम करना हो, कोई साइंटिफिक मैटर हो, कोई आर्ट का मैटर हो, कोई अदर फील्ड हो। ये अदर फील्ड वर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस बार ऐड हुआ है 2023 में, उससे पहले एविडेंस एक्ट में ये वर्ड नहीं था। और एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, या किसी की हैंडराइटिंग को मैच करना हो, आइडेंटिफाई करनी हो कि ये हैंडराइटिंग किसकी है, ये पर्टिकुलर लेटर, पर्टिकुलर जो ये पैराग्राफ किसने लिखा, ये लेटर किसने लिखा, या फिंगर इंप्रेशन के ऊपर ओपिनियन फ्रेम करना हो, तो जो लोग स्पेशली स्किल्ड होते हैं फॉरेन लॉ के मैटर्स में, साइंस आर्ट के मैटर्स में, या आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग के मैटर्स में, या फिंगर इंप्रेशन के मैटर्स में, उनके ओपिनियन रेलिवेंट होंगे और उन लोगों को एक्सपर्ट बोला जाएगा। देखो एक्सपर्ट कौन होंगे, जो इन सभी फील्ड में रेलिवेंट, इन सभी फील्ड में रेलिवेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे। कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है यहाँ पे कि एक्सपर्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, बस एक्सपीरियंस बताया हुआ कि दे आर स्पेशली स्किल्ड, वो स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ए की डेथ एक पर्टिकुलर पॉइजन से हुई है, क्या ए को इसी पॉइजन से मरा है, यही जहर से उसकी डेथ हुई है, या किसी और वजह से इसकी डेथ हुई है। तो मान लो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आती है, डॉक्टर आते हैं, वो सिम्टम जो उसकी बॉडी पर थे पॉइजन से, उसको देखकर बताते हैं कि हाँ ये इसी पॉइजन से मरा है या किसी और कारण मरा है। दिस इज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड दिस इज रेलिवेंट, ये एक्सपर्ट ओपिनियन है और ये रेलिवेंट भी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेसिकली, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वाज रिटन बाय ए, another document is produced with the which is proved or admitted to have been written by A. Opinion of expert on the question whether two documents were written by same person आर रेलिवेंट। मतलब बोलने का एक डॉक्यूमेंट है वो क्वेश्चन में है कि ये डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा है कि नहीं लिखा है, एक और डॉक्यूमेंट कोर्ट में आता है वो उसी पर्सन ने लिखा है, ये प्रूव हो गया है, तो हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उनकी मैच करके ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बेसिकली लिखा किसने है। तो हमारा जो सेक्शन 39 है वो बेसिकली क्या बात करता है, क्या प्रिंसिपल है सेक्शन 39 का, इट बेसिकली प्रोवाइड्स दैट एक्सपर्ट ओपिनियन लिए जा सकते हैं फॉरेन लॉ के ऊपर, साइंस के ऊपर, आर्ट के ऊपर, या किसी और फील्ड के ऊपर, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग को लेकर या फिंगर इंप्रेशन को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए जा सकते हैं। नाउ फैक्ट्स और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है, जब मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्ट ओपिनियन और एक होता है फैक्ट, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो जब फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट इज समथिंग विच कैन बी परसीव्ड फ्रॉम सेंसेस, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी कानों से सुन सकते हैं, अपनी सेंस से परसीव कर सकते हैं, वो आपका फैक्ट होता है। पर ओपिनियन इज समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट, इट इज व्हाट अ पर्सन थिंक, इट इज व्हाट अ पर्सन according to his experience, his skillness, he decide. Opinion is something more than this fact. ओपिनियन फैक्ट नहीं है, फैक्ट वो है जो आपने आंखों से देखा। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वो व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, यहां से पास से गोली मार देता है कोई व्यक्ति किसी को, और वो कोर्ट में आके बता रहे हैं सर मैंने देखा ए ने बी को गोली मारी। इट इज फैक्ट, इट इज परसीव्ड फ्रॉम सेंसेस, आंखों से देखा गया फैक्ट है।
पर वहीं पे एक डॉक्टर आता है, वो बोलता है कि सर मुझे डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगा कि जो गोली है वो केवल और केवल इतने से गैप से चलाई गई है जिससे पूरी की पूरी जो पर्सन के ऊपर क्या हिस्सा था, गर्दन थी या जो भी उसका माउथ या जो भी उसकी खोपड़ी थी, वो सारी ही एकदम से चली गई। इट इज ओपिनियन। ओपिनियन मतलब जिस जब बंदे ने आंखों से देखा ना हो, कानों से सुना ना हो, सेंसेस से परसीव नहीं किया हो और फिर वो कुछ बोले, इट इज ओपिनियन। पर जब देखा गया हो, सुना गया हो, फिर वो कुछ बोले, इट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द फैक्ट, उसको हम फैक्ट बोलते हैं। नाउ एक्सपर्ट कौन होगा, हु इज एन एक्सपर्ट? तो बेसिकली एक्सपर्ट कौन होगा, ये टर्म सेक्शन 39 में कहीं भी डिफाइन नहीं करी गई है। 39 तो छोड़ दो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक्सपर्ट टर्म कहीं भी डिफाइन नहीं करी गई है। लेकिन अगर ध्यान से 39 को पढ़ा जाएगा तो उसमें लिखा गया है कि जब कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना हो फॉरेन लॉ के ऊपर, साइंस आर्ट के ऊपर, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग के ऊपर, फिंगर इंप्रेशन के ऊपर, तो जो लोग स्पेशली स्किल्ड हैं इन मैटर्स पर उनका ओपिनियन रेलिवेंट होगा। स्पेशली स्किल्ड की बात यहां करी जा रही है। इसका मतलब experts are those person who are having the special knowledge, who are skilled, who are experienced in this foreign law, in this art, in this everything, whatever written over there. अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में 1972 में क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आया कि जो गोल्ड स्मिथ है, अगर वो गोल्ड की प्योरिटी को लेके कोई ओपिनियन देता है तो क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा? कोर्ट ने हेल्ड किया यस, इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। क्यों? क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो ओपिनियन देगा वो ओपिनियन एक एक्सपीरियंस के आधार पे देगा, वो अपनी स्किल के आधार पर देगा, इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। और ये हमारी साइंस आर्ट कहीं ना कहीं ये फाल किया करेगा और डेफिनेटली इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। नाउ फॉरेन लॉ क्या होता है? देखो फॉरेन लॉ का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में एप्लीकेबल है। तो जब फॉरेन लॉ कभी क्वेश्चन में आता है कि ये पर्टिकुलर लॉ किसी कंट्री में एप्लीकेबल है या नहीं है, तो या तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ले आओ जिसको स्पेशली नॉलेज है फॉरेन लॉज के बारे में, उसका ओपिनियन रेलिवेंट हो जाता है, इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। या फिर आप डायरेक्टली वो बुक लेकर आ जाओ, वो प्रिंटेड नोट्स लेकर आ जाओ, वो पब्लिश्ड लॉ लेकर आ जाओ जो अथॉरिटी के तहत पब्लिश किया गया है, जो उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी में, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है। तो फॉरेन लॉ को प्रूव करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो किसी स्पेशली स्किल्ड पर्सन को बुला दिया कि बताइए ये लॉ है फॉरेन कंट्री में कि नहीं है, या फिर कोई पब्लिश्ड कॉपी लेकर आ गए, वो दिखा दिया आगे, उनसे पूछा गया कि देखो ये लॉ है कि नहीं है। दिस इज अबाउट द फॉरेन लॉ। साइंस और आर्ट, हैंडराइटिंग, इन सभी के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है। अब साइंस और आर्ट की बात करें, थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं एक बार। जब मैं साइंस और आर्ट की बात करता हूं, साइंस और आर्ट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स और विच और on which a course of special study or experience is necessary। साइंस आर्ट हर चीज आ जाएगी जिसमें आपको स्पेशल एक्सपीरियंस चाहिए, स्टडी चाहिए टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। लाइक एग्जांपल के तौर पे स्क्रैचेस ऑफ वुमेन, scratches of nails of women on body of men can show whether the sex was consensual or not। जब एक लड़की के शरीर के ऊपर नाखूनों के निशान होंगे या लड़के के शरीर के ऊपर वुमेन के नाखूनों के निशान होंगे तो उनसे पता चल जाएगा कि सेक्स जो था वो इच्छा से था, कंसेंसुअल था, या वो रेप था, वो बिना कंसेंट के किया गया था। तो मेडिकल ओपिनियन को भी साइंटिफिक ओपिनियन मान लिया जाता है। तो बेसिकली साइंटिफिक, साइंस और आर्ट बहुत वाइडर टर्म्स है अपने आप में और ये काफी कुछ इंक्लूड करती हैं, मेडिकल ओपिनियन भी अपने आप में इंक्लूड करती हैं। हैंडराइटिंग की बात की जाए तो हैंडराइटिंग एक चीज मैंने लिखी हुई है, वो आपने प्रूव करना है कि क्या मैंने ही लिखी हुई है, तो डेफिनेटली कोर्ट एक्सपर्ट की राय ले सकता है जिसको स्पेशल नॉलेज है उस हैंडराइटिंग को प्रूव करने का। और एनी अदर फील्ड, ये बीएससी भारतीय साक्षर नियम के जरिए ऐड किया गया, पहले एनी अदर फील्ड वर्ड एविडेंस एक्ट में यूज नहीं किया गया था। अब एनी अदर फील्ड जब वर्ड यूज कर दिया गया तो इसने एक्सपर्ट ओपिनियन किन पॉइंट्स पे लिया जा सकता है इसको काफी वाइडर कर दिया, काफी एग्जॉस्ट कर दिया। अब पहले साइंस हो गया, आर्ट हो गया, फॉरेन लॉ हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, फिंगर इंप्रेशन हो गया, इन तक ही एक्सपर्ट ओपिनियन सीमित था। अब एक्सपर्ट ओपिनियन और वाइडर हो गया, कोई नई चीज आती है निकल के सामने, उस पे ओपिनियन लेने की बात आती है, तो अगर ओपिनियन लिया जा सकता है अब उन मुद्दों पे भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ऐड कर दिए ऑन और एनी अदर फील्ड, एनी अदर फील्ड मतलब
एनी अदर फील्ड मतलब उन 5 के अलावा किसी और फील्ड में भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया ऑन व्हाट मैटर्स एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी गिवन, फॉरेन लॉ, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, मैटर ऑफ साइंस और आर्ट, क्वेश्चन ऑफ फॉरेन लॉ, फिंगर इंप्रेशन, any other field, and any other field made this entire thing comprehensive and very wider in scope. हनुमान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में 1952 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पर्टिकुलर लेटर टाइप्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइपिस्ट इज नॉट रेलिवेंट। देखो ध्यान से, ये 1952 का केस है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये लेटर इस टाइपिस्ट से टाइप हुआ है, ये पता करने के लिए हम किसी का ओपिनियन नहीं ले सकते, क्योंकि सेक्शन जो हमारा भारतीय सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था उस टाइम पर, सेक्शन 45, उस सेक्शन में केवल 5 वर्ड्स थे जिनके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता था। एनी अदर फील्ड वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया था, और वहां पे टाइपिस्ट मैटर के ऊपर भी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है ऐसा लिखा नहीं गया था। तो कोर्ट ने बोल दिया कि कोई पर्टिकुलर लेटर एक पर्टिकुलर टाइपिस्ट से टाइप हुआ है, टाइप राइटर मशीन से टाइप हुआ है, इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आज ये केस आए तो अब सेक्शन 39 में एनी अदर फील्ड वर्ड यूज हो गया है, तो आज के केस में यही ओपिनियन रेलिवेंट हो जाता। अच्छा, बात करते हैं कि एक्सपर्ट के ओपिनियन की वैल्यू क्या है। तो पहली बात, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो इतना अच्छा सबूत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला, करप्शन। आपको पता है आज करप्शन हर फील्ड में है। डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाते हैं वो बहुत बार गलत रिपोर्ट बना देते हैं, फाल्स साइंटिफिक एविडेंस प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, पैसा खा के झूठे ओपिनियन दे दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग इन ओपिनियंस के ऊपर आंख बंद करके टोटली विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा, एक तो करप्शन हो गया। दूसरा, जो एक्सपर्ट विटनेस है, ऑब्वियस सी बात है बेशक इम्पार्शियल है, वो किसी भी साइड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच है कि जो पार्टी उनको बुलाएगी, जो उनका खर्चा बेयर करेगी, वो उसी पार्टी के फेवर में बातें बोलेंगे। अर्थात अगर मान लो कोई केस चला हुआ है, उसमें मैं एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाता हूं, तो वो एक्सपर्ट को पता होगा मुकेश ने बुलाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ही फेवर में बातें बोलने की कोशिश करेगा। इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन को हम इतना विश्वसनीय नहीं मानते। दर्शन सिंह वर्सेस राजस्थान 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर मान लीजिए एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसके बीच और जो आई विटनेस है उसके बीच आपस में डिफरेंस आ जाता है, एक्सपर्ट ओपिनियन में कुछ और बोला जा रहा है, एक्सपर्ट कुछ और बोल रहे हैं, पर जो आई विटनेस है वो कुछ और बोल रहे हैं, तो आई विटनेस जो होगा हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन को। क्यों? क्योंकि आई विटनेस जो व्यक्ति होगा उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, वो ओथ पे उसे एग्जामिन किया जाएगा। उसे पता होगा मैं झूठ बोलूंगा तो मैं कल को मेरे ऊपर केस चलेगा, उसे पता होगा मैं इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा तो मेरे ऊपर केस चल पड़ेगा झूठे सबूत देने का, तो कहीं ना कहीं वो सच ही बोलेगा। लेकिन जब बंदा एक्सपर्ट ओपिनियन देगा तो वो बोलेगा मेरा ये ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन बताएगा। तो दर्शन सिंह वाले केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर एक्सपर्ट ओपिनियन और मेडिकल या डॉक्टर की ओपिनियन में आपस में डिफरेंस होता है, तो हम जो सॉरी एक्सपर्ट ओपिनियन और आई विटनेस के ओपिनियन में डिफरेंस होता है, तो हम आई विटनेस के ओपिनियन को ज्यादा महत्व देंगे, जो आई विटनेस ने देखा है उसके फैक्ट्स को ज्यादा महत्व देंगे। अब 39 का 2 भी पढ़ना पड़ेगा हमें, सेक्शन 39 का 2, 39 ही सेक्शन हम पूरा पढ़ रहे हैं, उसमें जो 2 क्लोज है वो बात करता है व्हेन इन अ प्रोसीडिंग्स द कोर्ट हैज टू फॉर्म द ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। कोर्ट के सामने केस चला हुआ है और कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करना है कि ये इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर से निकली है, ये इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में स्टोर थी, ये इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर से ट्रांसफर करी गई है, पैन कार्ड से मतलब कंप्यूटर में डाटा था फिर वहां से ट्रांसफर हुआ है कहीं किसी हार्ड डिस्क में या किसी पेन ड्राइव में, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इसको लेके कंप्यूटर कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना है कि कोई डाटा किसी कंप्यूटर में था, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में था, फोन में था, पेन ड्राइव में था। तो जो ओपिनियन होगा किसका, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, रेफर इन सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट 2000 इज रेलिवेंट फैक्ट। मतलब जब कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना हो कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकली हुई है, किसी पर्टिकुलर मोबाइल फोन से निकली हुई है, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से ट्रांसफर हुई है या उसमें थी या नहीं थी, तो ऐसे केस में जो एक्सपर्ट जो
एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये याद कर लीजिए वर्ड, जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा, जिसके बारे में सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बताया गया है, इसका जो ओपिनियन होगा वो इसके संदर्भ में रेलिवेंट माना जाएगा कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस कंप्यूटर से आई है, इस चीज को लेकर एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ओपिनियन रेलिवेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अब सेक्शन 40 पढ़ते हैं, जो बात करता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ये सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मैच करता है हमारा सेक्शन 9 BSA के साथ। सेक्शन 9 में भी यही बात बोली गई थी कि जो फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होते वो कब रेलिवेंट बन जाते हैं, वैसे वो रेलिवेंट नहीं है पर वो रेलिवेंट कब बन जाते हैं। और सेक्शन 40 भी यही बात बोल रहा है कि जो फैक्ट्स वैसे रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट हो जाएंगे अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ सपोर्ट करते हो या एक्सपर्ट ओपिनियन के अगेंस्ट जाते हो, उसके इनकंसिस्टेंट हो। तो फैक्ट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर ईदर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और either they are inconsistent with the opinion of expert और consistent with the opinion of expert। एक बार नोट्स में इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नोट्स में यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय अ सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर person who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which expert affirm or deny to be symptom of that poison is relevant। मतलब एक व्यक्ति जो है उसकी उसकी उसको ये जहर दिया गया, पर्टिकुलर जहर या नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन में है। तो जब जहर दिया जाता है तो उसके शरीर पे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, फैक्ट कि वो सिम्टम सेम है जो जहर का है, और एक्सपर्ट का ओपिनियन कि वो सिम्टम सेम नहीं है या वो सिम्टम सेम है, वो रेलिवेंट हो जाएगा। मतलब बोलने का, अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि इसको जहर देके मारा गया है पर एक्सपर्ट बोल रहा है कि इस जहर से ऐसे सिम्टम तो आते ही नहीं है, तो फैक्ट इसको जहर देके मारा गया है, इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट जो एक्सपर्ट ने बोला कि इसको जहर देके मारा गया है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। फैक्ट कौन सा फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा, जो इनकंसिस्टेंट है, जिसमें व्यक्ति बोल रहा है कि इसको जहर देके मारा हुआ है। या मान लो कोई व्यक्ति बोलता है किसी ने सुसाइड किया है, इसको जहर नहीं दिया था किसी ने, इसने खुद सुसाइड किया है, कमरे में खुद लग रहा था पता है इसने गले में फांसी लगाई है और तभी इसका फेस नीला हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं नहीं नहीं इसने जहर इसको खिलाया गया है, उसके बाद ये मरा है, फिर बाद में बॉडी ऊपर टांगी गई है। तो फैक्ट कि इसकी बॉडी टांगी गई बाद में, इसको मारा पहले गया जहर देकर, ये फैक्ट उस व्यक्ति के स्टेटमेंट से कि इसको जहर देके नहीं मारा गया, इसने खुद सुसाइड किया, इसके इनकंसिस्टेंट हो गया, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। तो फैक्ट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर ईदर कंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। नाउ सेक्शन 41 पढ़ते हैं। सेक्शन 41 बात करता है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। यहां बात की गई है कि जब कोर्ट ने हैंडराइटिंग को प्रूव करना हो, कोर्ट में क्वेश्चन चला हुआ है कि क्या ये पर्टिकुलर लेटर किसी ने लिखा, क्या ये पर्टिकुलर सिग्नेचर इसके हैं, तो ओपिनियन एक्सपर्ट के ओपिनियन कब रेलिवेंट होते हैं, इसको भी नोट्स में एक बार पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखो यहाँ पे सेक्शन 41 में, ये बोलता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म द ओपिनियन as to the person by whom any document was written or signed the opinion of person acquainted with the handwriting। this is very very important word, this is very very important word कि सेक्शन जो हमारा 41 है उसमें बोला गया है कि जब भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या इस पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा है, क्या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर पर्सन ने साइन किया है या नहीं किया है, तो ओपिनियन, ओपिनियन किसका, ओपिनियन उस बंदे का जो एक्वेंटेड है, किससे एक्वेंटेड है, एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन बाय होम इट इज सपोज्ड टू बी रिटन। ये एक्वेंटेड है, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, तो ओपिनियन उस व्यक्ति का जो उस व्यक्ति की राइटिंग से परिचित है वो रेलिवेंट हो जाएगा। दैट इट वाज और वाज नॉट रिटन और साइंड बाय दैट पर्सन इज रेलिवेंट फैक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर लेटर, ये पर्टिकुलर साइन मुकेश ने किए हैं, ये पर्टिकुलर लेटर मुकेश ने लिखा है।
आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप डेली मुझे देखते हो मैं कैसे लिखता हूँ, ये मेरे नोट्स आपको सामने डेली खुलते हैं, तो यू आर एक्वेंटेड विद माई हैंड राइटिंग, आपका ओपिनियन मेरे केस में रेलिवेंट हो जाएगा। तो सेक्शन 41 में एक्वेंटेड पर्सन के ओपिनियन की बात की गई है, उसे एक्सपर्ट माना गया है। यहां बोला गया है कि जब हैंडराइटिंग इशू में होगी तो जिस व्यक्ति को किसी की राइटिंग के बारे में नॉलेज है, जो किसी की राइटिंग के बारे में परिचित है, उसका ओपिनियन यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया कि हम कब बोलेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे की हैंडराइटिंग से परिचित है। A person is said to be acquainted with the handwriting of another when he has seen that person to write। एक व्यक्ति को दूसरे की हैंडराइटिंग से परिचित माना जाएगा अगर उस पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे को लिखते हुए देखा है। when he has received document purporting to be written by that person in answer to document written by himself। मैंने कोई लेटर लिखा, आपको भेजा अपने हाथों से, आपने मुझे रिप्लाई किया अपने हाथों से, रिप्लाई किया, तो मैंने जो आपकी राइटिंग देखी मैं आपकी राइटिंग से एक्वेंटेड हो गया, आपने मेरा लेटर देखा आप मेरे राइटिंग से एक्वेंटेड हो गए। तो यहाँ बोल रहा है जब कोई व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट रिसीव करता है, वो डॉक्यूमेंट उसने क्यों रिसीव किया, क्योंकि पहले उसने एक डॉक्यूमेंट लिखकर भेजा था, फिर उसको रिप्लाई आया था, तो जिस पर्सन को रिप्लाई आएगा माना जाएगा वो पर्सन जिस पर्सन ने रिप्लाई किया उसकी हैंडराइटिंग से परिचित है। और when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। ये कोर्स ऑफ बिजनेस की बात आ गई। मान लो मेरा कोई क्लर्क है, वो किसी को इनविटेशन देते हैं या किसी पर्टिकुलर लेटर किसी को मेरा क्लर्क भेजता है, या मान लो मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरा करियाना का बहुत बड़ा एक होलसेलर हूं मैं करियाना का, मेरा क्लर्क सामान ऑर्डर करता है या ऑर्डर रिसीव करता है रिटेलर से, मतलब हम लोग आपस में बिजनेस करते हैं, बिजनेस के हम लोग पर्चियों को एक दूसरे को देते हैं लेते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की हैंडराइटिंग के परिचित माने जाएंगे। तो परिचित कब होगा, एक पर्सन दूसरे की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड कब माना जाएगा, या तो उस व्यक्ति ने उसको लिखते हुए देखा है, या उस व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट रिसीव किया उस व्यक्ति से एक रिप्लाई में जो उसने पहले दिया था, या उस व्यक्ति ने उसका इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपस में लेटर एक्सचेंज किए हैं उन दोनों ने। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन ये है कि क्या पर्टिकुलर लेटर जो है वो ए ने लिखा है, ये पर्टिकुलर लेटर हैंडराइटिंग ए की है। ए एक मर्चेंट है ईटानगर में, बी मर्चेंट है बेंगलोर में। हु हैज रिटन लेटर एड्रेस टू ए एंड रिसीव्ड लेटर purporting to be written by him। C, B's clerk whose duty is to examine and file B's correspondence। D is B's broker to whom B habitually submit a letter purporting to be written by A for the purpose of advising him their own opinion of B, C, D on all question whether letter is in the writing of A are relevant though neither B, C, D ever saw A write। मतलब बोलने क्या हुआ, यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस का क्वेश्चन कर दिया कि एक व्यक्ति है वो बिजनेस के रिगार्डिंग मैटर, बिजनेस को लेकर कुछ लेटर्स किसी को भेजता है, उसकी राइटिंग किसके पास जाती है, उसका क्लर्क भी लेटर भेजता है, उसकी राइटिंग को उसकी राइटिंग के बाद उस लेटर्स को आगे क्लर्क भी भेजता है। मतलब एक व्यक्ति 3-4 जगह पे बिजनेस कर रहा है। अब 3-4 जगह का बिजनेस जो है वो हर व्यक्ति जो लेटर उसके देखता है एक, वो सभी उसकी राइटिंग से एक्वेंटेड माने जाएंगे, चाहे खुद उन्होंने लिखते उसको देखा नहीं पर उसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड होंगे। अब आपने मुझे खुद तो लिखते हुए देखा नहीं है कभी, पर मेरी राइटिंग से आप एक्वेंटेड हो नहीं गई। जरूरी नहीं है कि बंदा दूसरे को देखेगा तभी वो एक्वेंटेड बनेगा, ना देखे तभी एक्वेंटेड हो जाता है। शर्त यह है कि वो इन बिजनेस कोर्स में आपस में लेटर के एक्सचेंज करते हों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली सेक्शन 41 बात करता है जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि पर्टिकुलर लेटर किसने लिखा किसने नहीं लिखा, या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसने साइन किया किसने नहीं साइन किया, तो उस व्यक्ति के ओपिनियन रेलिवेंट होंगे जो उनकी राइटिंग का एक्वेंटेड होगा, उनकी राइटिंग से परिचित होगा जिसने लिखा हुआ है। सिंपल एज सिंपल दैट। अर्थात देखो अब हैंडराइटिंग की जब बात आती है पेपर में क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि हैंडराइटिंग को कैसे प्रूव किया जाएगा। जब हैंडराइटिंग की प्रूव करने की बात आती है तो इसके प्रूव करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक तो आपने 41 में पढ़ लिया, एक 39 में पढ़ा हम लोगों ने। 39 में क्या था, एक्सपर्ट ओपिनियन, वहां भी हैंडराइटिंग को लेके एक्सपर्ट ओपिनियन देते थे अपने ना। तो एक तो हो गया आपका पहला कैसे हैंडराइटिंग को प्रूव किया जा सकता है। पहला तरीका हो गया हैंडराइटिंग को प्रूव करने का, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पर्सन हु हैज सीन दैट वेरी डॉक्यूमेंट बीइंग रिटन और साइंड बाय अक्यूज्ड। जिस पर्सन ने लिखा है डॉक्यूमेंट, जिसने पर्सन ने साइन किया डॉक्यूमेंट, उसको किसने देखा, जिसने देखा वो माना जाएगा कि वो उस पर्सन को पता है, हैंडराइटिंग प्रूव हो जाएगी उस पर्सन के माध्यम से।
दूसरा एक्सपर्ट ओपिनियन 39 में हमने पढ़ा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का, और तीसरा हमने ये पढ़ा। चौथा एक और भी है कि जजेस कैन आल्सो कंपेयर हैंडराइटिंग ऑफ वन पर्सन विद हिज डॉक्यूमेंट विच इज इन क्वेश्चन। मान लो किसी के ऊपर क्वेश्चन है कि हैंडराइटिंग इसकी है पर्टिकुलर पर्सन की या नहीं, तो जजेस कैन आल्सो कंपेयर द बोथ। ये दिस इज द वे हाउ द हैंडराइटिंग विल बी प्रूव्ड, या डायरेक्ट एविडेंसेस से, या क्वेंटेड पर्सन के एविडेंसेस से, एक्सपर्ट के एविडेंसेस या जजेस के एविडेंसेस से। अब अगला आता है हमारा सेक्शन 42 जो बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। मतलब कभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, कोर्ट के सामने केस चला हुआ है कि क्या पर्टिकुलर कस्टम है इस कम्युनिटी का, क्या पर्टिकुलर राइट एग्जिस्ट करता है लोगों के बीच। तो ऐसे केस में जिन लोगों को उस कस्टम के बारे में, उस राइट के बारे में पता है, अच्छे से नॉलेज है, उनका ओपिनियन रेलिवेंट हो जाएगा। ओपिनियन ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नाउ of its existence if it existed are relevant. Explanation: general customer right includes customer right common to any considerable class of person। मतलब जनरल कस्टम का मतलब है कुछ लोगों के भी जो कस्टम प्रिवेल होता है वो जनरल कस्टम होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कस्टम के बारे में हमने सेक्शन 11 भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो पीछे, देखो मैंने पीछे बहुत से लेक्चर करवा दिए हैं, वो पक्का देखना, तभी आपको अच्छे से बीएससी समझ आएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लो, वहीं पे नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको पेड में नोट्स चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं पूरे भारतीय साक्षरता नियम के, तो 9816492276 9816634276 इन पे मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर देखो फॉर एग्जांपल कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि क्या ए और बी आपस में शादी कर सकते हैं, क्या इनके बीच कोई कोई ऐसा कस्टम है कि चाचा की बेटी और चाचा का बेटा शादी कर लें। अब एक व्यक्ति आता है जिसको उस कस्टम के बारे में पता है, जो उस सोसाइटी में रहता है, उसको नॉलेज है, उसका ओपिनियन यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। या मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कोर्ट के सामने कि क्या ये पर्टिकुलर रास्ता जो है उस वो रास्ता पब्लिक रास्ता है या प्राइवेट रास्ता है। तो अब किसी पर्सन का ओपिनियन आता है जो विलेज में लंबरदार है, बहुत बुजुर्ग है, उसको सबका पता है कि कौन कौन घर किसके हैं, कौन कौन रास्ते किसके हैं, कौन प्राइवेट है कौन पब्लिक है, उसका ओपिनियन 42 में रेलिवेंट हो जाएगा। अब 43 बात करता है ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेट व्हेन रेलिवेंट, अर्थात ये बात करता है यूसेज मतलब कस्टम से पुराना। एक तो कस्टम होता है और कस्टम से पहले जो होता है वो यूसेज होता है, पहले यूसेज बनता है फिर वो कस्टम बन जाता है। तो मान लो कोई यूसेज किसी पार्टी के बीच है नहीं है, लोगों के बीच कोई कस्टम से पुरानी चीज है कि नहीं है, या कोई टीनेट, टीनेट का मतलब भी एक काइंड ऑफ रूल होता है, रूढ़ी होती है, प्रथा होती है, कोई है किसी सोसाइटी के बीच लोगों के बीच या नहीं है। तो इसके लिए किसका ओपिनियन रेलिवेंट होगा, उन लोगों का ओपिनियन रेलिवेंट होगा जिनको उस यूसेज का पता है, जिनको उस टीनेट्स का पता है। ये बोल रहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म द ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टीनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। मतलब कोई पर्टिकुलर मंदिर है, उसमें पुजारी कौन अपॉइंट होता है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो बॉडी बनेगी उसमें कौन कौन आएगा, एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, या मीनिंग ऑफ वर्ड, कोई व्यक्ति किसी को कोई वर्ड बोलता है तो उस वर्ड का मतलब क्या है, इसको लेके कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना हो तो ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ यूसेज टीनेट्स वो रेलिवेंट होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी को गाली देता है और वो व्यक्ति बोलता है इसने मेरी डेफामेशन करी। अब जो वर्ड बोला गया वो लोकल लैंग्वेज में बोला गया, वो व्यक्ति समझ गया जिसकी डेफामेशन हुई, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि इसने ये वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये होता है और ये मेरी डेफामेशन कर रहा है। तो क्या सच में उसका मतलब ये होता है? अब किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा जो लोकल वहां का है कि भाई इसका मतलब क्या होता है बताओ, तो ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन वुड बी रेलिवेंट। जब भी कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करना हो कि क्या पर्टिकुलर कोई रूढ़ी है लोगों के बीच, क्या कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का गवर्नेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिलीजन का रिलीजियस फाउंडेशन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु हैव द नॉलेज ऑफ दिस वुड बी रेलिवेंट। 44 सेक्शन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। अब ये बात करता है कि जब कोर्ट ने ओपिनियन फ्रेम करना, जब कोर्ट ने के सामने केस आया हुआ है किसी के रिलेशनशिप को लेके कि कोई आपस में पति पत्नी है कि नहीं है, कोई आपस में फादर और सन है कि नहीं है, कोई आपस में भाई बहन है कि नहीं है, तो क्या करें? If there is a question before court regarding the relationship of two persons, then opinion of the person who would have the knowledge of their relationship would be relevant.
अब एक गांव है, एक गांव में दो लोग आपस में कैसे रहते हैं, गांव के लोग बता सकते हैं। मान लो कल को केस चलता है कि वो दोनों लोग पति पत्नी है कि नहीं है, तो लोग गांव के बोलेंगे कि आपस में कैसे रहते थे। सर ये तो पति पत्नी तो रहते थे इकट्ठे, जैसे पति पत्नी आपस में होते हैं, रात को भी, दिन को भी, सुबह भी इकट्ठे खाना बनाते थे वो इसके लिए, ये ऑफिस जाता था, तो हमें तो पति पत्नी लगे। तो opinion of the person who had the knowledge of their relationship would be relevant under section 44। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ पे बोला गया है ये जो रिलेशनशिप का ओपिनियन होगा, ये ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा डिवोर्स एक्ट में केस को प्रूव करने के लिए, सेक्शन 82 84 बीएनएस के तहत केस को प्रूव करने के लिए। देखो ना 82 84 बात करता है बाइगैमी की बात करता है, और किसी की पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, उसकी 84 बात करता है। मान लीजिए एक केस चला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पति ने बाइगैमी कर ली, किसी और से शादी कर ली, मेरे साथ शादीशुदा था और किसी और से शादी कर ली। वो बोलता कि सर मैं इससे शादीशुदा नहीं था, मेरी ये कुछ नहीं लगती है, मैंने हाँ शादी तो करी है, वो मेरी फर्स्ट मैरिज है, इसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं था। अब कोर्ट गांव के लोगों को बुलाता है, भी आओ ओपिनियन दो अपना, और वो बोलते हैं हाँ जी ये पति पत्नी है। तो ये जो ओपिनियन है ना, ये बाइगैमी का केस सॉल्व करने के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। वैसे तो ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप इज रेलिवेंट, पर जब बाइगैमी की बात आती है तो बाइगैमी को सॉल्व करने के लिए ओपिनियन वुड नॉट बी रेलिवेंट। ये हमारा 80 ये हमारा 44 सेक्शन बोलता है। तो ये सेक्शन 82 84 और डाइवोर्स एक्ट याद कर लो, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीआई एपीपी में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि भाई ओपिनियन ऑन द रिलेशनशिप मैरिज कब रेलिवेंट नहीं होगा, किस चीज किन सेक्शंस में केस प्रूव करने के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। तो 82 84 बीएनएस एंड डिवोर्स एक्ट 1869। नाउ 80 सेक्शन, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन 45, दैट इज ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। तो ये बोल रहा है कि जब एक व्यक्ति का, एक्सपर्ट का जब ओपिनियन रेलिवेंट होगा, तो जो ग्राउंड्स होंगे जिनके ऊपर उनका ओपिनियन बेस करता है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। इफ देयर इज एक्सपर्ट ओपिनियन, इफ अ पर्सन गिव्स द ओपिनियन एंड इट इज एक्सपर्ट ओपिनियन, इफ इट इज रेलिवेंट, देन वो एक्सपर्ट ने वो ओपिनियन क्यों दिया, ग्राउंड क्या था उस ओपिनियन का, किस ग्राउंड के आधार पे वो ओपिनियन दिया गया, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट हो जाएंगे सेक्शन 45 के हिसाब से। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा देखा 39 टू 45, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, चाहे आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कर रहे हैं, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से कर रहे हैं, आप डीयू से, पीयू से, लखनऊ से, कुरुक्षेत्रा से, आप बनारस यूनिवर्सिटी से, आप विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, कर्नाटका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओस्मानिया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये नोट्स बड़े ही ज्यादा जेन्युइन हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं आपकी जर्नी के लिए। ये नोट्स कोई कॉपी पेस्टेड नोट्स नहीं है एज अदर प्रोवाइड्स, ऐसे नोट्स नहीं है, खुद मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं बाकी अदर सोर्सेज से। इनके आपको टाइप भी मिल जाएंगे, आपको जो है वो हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। आप लेक्चर भी ले सकते हो। लेक्चर्स की बात की जाए, अभी बातें साक्षी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पर मेरा लेक्चर वैसे खत्म हो चुका है बीएससी का हमारी ऐप पे, ये पेड रहेंगे। डिटेल भी ले सकते हो आप, डिटेल वाले जो है उसमें डिटेल में बताया हुआ है, 20-20 घंटे में अच्छे से जड़ कवर किया हुआ है। और आप शॉर्ट भी ले सकते हो, 5 से 6 घंटे में सिलेबस कवर होगा, आप शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हो। डिटेल वाले के साथ शॉर्ट फ्री में मिलते हैं, डिटेल वाले लेक्चर्स में नोट्स भी होते हैं, अकेले नोट्स भी आप ले सकते हो, शॉर्ट के साथ भी नोट्स आप ले सकते हो। आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप जो है वो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सीबीआई एपीपी की तैयारी कर रहे हो, आप डेफिनेटली हमसे जुड़िए। हम आपकी जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे और आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सर से पढ़ा था वो आज तक याद है। थैंक यू सो मच। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो 9816492276, 9816634276 व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लव इट ट्विंस।